एंगुलर मोमेंटम क्या किया था? ये आपका भैया एक्सिस था। यहां पर कोई बॉडी आई जिसका पास मास और वेलोसिटी दोनों थी, यानी मोमेंटम था। इतने एक्सिस ऑफ रोटेशन से इतने डिस्टेंस पे ये बॉडी टकराई थी, यहां पर, यहां टकराई थी। तो इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट आया। देखिए, फोर्स की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट आता है उसको टॉर्क कहते हैं, लेकिन चलती बॉडी यानी मोमेंटम की वजह से जो इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट आएगा उसे कहेंगे हम एंगुलर मोमेंटम या मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। क्या बोलेंगे? मैंने इसकी वेक्टर फॉर्म लिखवाई थी, फिर कार्टेशियन फॉर्म लिखवाई थी, फिर पोलर फॉर्म लिखवाई थी, और इसका रिलेशन करवाया था टॉर्क के साथ भी कराया था, याद है? अच्छी बात है, रिकॉर्डिंग में देखी तुमने? चलो, आज हम करने आ रहे हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक को, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। नाम है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या करता है? याद है इनर्शिया? इनर्शिया कहता है भैया कि अगर किसी बॉडी के पास मास है तो उसके पास एक प्रॉपर्टी आती है जिसको हम कहते हैं इनर्शिया। क्या कहते हैं? इनर्शिया। और जिसके पास मास होता है उसी के पास इनर्शिया होता है, जिसके पास मास नहीं होगा उसके पास इनर्शिया नहीं होगा। तो जिसके पास मास है उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं इनर्शिया। और ये इनर्शिया कहता है कि अगर आपकी बॉडी चल रही है, मोशन में है, तो ये बॉडी मोशन में ही रहना चाहती है। किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। ये बॉडी रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहना चाहेगी। किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। और ये बॉडी भैया सीधी चल रही है, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में। तो ये स्ट्रेट लाइन में ही चलना चाहेगी। किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। इसका मतलब इनर्शिया बॉडी की स्टेट चेंज होने में अपोज करता है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहिए। किसकी वजह से? और बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है। किसकी वजह से? ये तो हम इनर्शिया की बात कर रहे हैं। मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। किसकी बात कर रहा हूं? तो मूवमेंट का मतलब क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? जब बॉडी टर्न करती है तो वहां पर भी उसके पास इनर्शिया आता है, जो कि उसकी रोटेशन मोशन में चेंज को क्या करता है? अपोज करता है। जैसे पंखा चल रहा है तो पंखे की प्रॉपर्टी रहेगी, पंखे के जो इनर्शिया रहेगा, जो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, वो कहेगा पंखा तू चलते रहे। ऐसी पंखा रुका हुआ है तो जो उसके पास इनर्शिया रहेगा पंखे के पास, वो कहेगा तू रुका है। ये भैया, तो बिल्कुल वही काम करता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी, जो नॉर्मली आपका इनर्शिया करता है। इनर्शिया लीनियर मोशन में, ट्रांसलेशनल मोशन में चेंज को अपोज करता है। लीनियर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन एक ही होती है। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है उसी को हम लीनियर मोशन कहते हैं और उसी को हम ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। और हम जानते हैं भैया कि अगर इस तरह की मोशन में कोई चेंज हो रहा है तो कौन अपोज करेगा? इनर्शिया। ऐसे ही रोटेशन मोशन में भी एक फैक्टर होता है जो रोटेशन मोशन में चेंज को अपोज करता है। बॉडी रुकी हुई है तो रुका रहने देगा, बॉडी घूम रही है तो घूमते रहने देना चाहेगा। कौन करता है काम? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। कौन करता है? तो इनर्शिया लीनियर मोशन में चेंज को अपोज करता है और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन मोशन में चेंज को अपोज करता है। ठीक है? टॉपिक का नाम है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या नाम है भैया? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। हम बात कर रहे हैं भैया MOI, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको लिखते हैं MOI। ठीक है? नॉर्मली इनर्शिया क्या करता है समझ लीजिए। इनर्शिया लीनियर मोशन में, लीनियर मोशन में चेंज को अपोज करता है। जो लीनियर मोशन में चेंज को अपोज करता है उसको हम क्या कहते हैं भैया? इनर्शिया। जैसे बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, बॉडी मोशन में है तो, बॉडी सीधी चल रही है तो, ऐसी आता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया MOI। जो रोटेशन मोशन में
चेंज को अपोज करें उसे हम क्या कहते हैं भैया? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? इनर्शिया। समझ में आ गया? ये बॉडी सीधी चल रही है तो इसके अंदर जो भी अगर चेंज आएगा उसको अपोज कौन करेगा? इनर्शिया। लेकिन ये बॉडी घूम रही है, ये बॉडी अपने एक्सिस पे ऐसे रोटेट कर रही है, तो इसके अंदर किसी प्रकार का अगर चेंज होगा तो उसको कौन अपोज करेगा? एम वाई। क्या करेगा? एम वाई। समझ गए? आगे बढ़ते हुए एक सेकंड रुकिए, इस फाइल्स को मैं, तो भाई हम बात करेंगे स्पेशली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने जो बता दिया कि इनर्शिया लीनियर मोशन में चेंज को क्या करता है? अपोज करता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन मोशन में चेंज को अपोज करता है। पंखे की गति में कोई भी बदलाव आए, कम हो ज्यादा हो, उस चेंज को अपोज करने के लिए कौन आएगा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन गाड़ी की स्पीड में कोई गति में कोई बदलाव आए, घटे या बढ़े, या डायरेक्शन चेंज हो, उसमें कौन अपोज करेगा? इनर्शिया। समझ गया भैया दोनों में डिफरेंस? आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा हुआ है न्यूटन के फर्स्ट लॉ के हिसाब से यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो यूनिफॉर्म मोशन में चलती रहेगी, ठीक है, जब तक कि उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स लग करके उसकी स्टेट को चेंज ना कर दे। इसका मतलब बॉडी अपने आप से अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। इसे हम क्या कहते हैं भैया? इनर्शिया कहते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से एक बॉडी अगर रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पर तो वो लगातार उसी रफ्तार से रोटेट करती रहेगी जब तक कि, देखिए भैया, मोशन को अपोज करने के लिए, मोशन में चेंज करने के लिए फोर्स काम आता है, लेकिन रोटेशन मोशन में चेंज लाने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? टॉर्क का। किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? टॉर्क का। तो जब तक उस बॉडी के ऊपर कोई बाहर से टॉर्क नहीं लगता तब तक वो बॉडी लगातार उसी स्पीड से चलती रहेगी। इसका मतलब यहां पर भी बॉडी अपने आप से अपनी स्टेट को चेंज करने में समर्थ नहीं है। ठीक है भैया? इसी इनएबिलिटी को हम क्या कहते हैं भैया? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं? समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? दोबारा से मैं इस चीज को दोबारा से आपके आगे प्रस्तुत कर रहा हूं कि अगर कोई बॉडी सीधी चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी, है ना? कब तक? जब तक कि उसके ऊपर फोर्स लग करके उसकी सारी चीजों को चेंज ना कर दे। इसका मतलब बॉडी अपनी स्टेट को खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकती। बॉडी की इसी इनएबिलिटी को हम क्या कहते हैं भैया? इनर्शिया। बिल्कुल सेम ऐसी रोटेशन मोशन में अगर कोई बॉडी जिस रफ्तार से घूम रही है वो उसी रफ्तार से घूमेगी। कब तक? जब तक कि कोई बाहर से टॉर्क न लग जाए और उसकी स्पीड को कम। अब पंखा अपने आप थोड़ी ना चलने लगता है। पंखे को चलाने के लिए आप स्विच ऑन करते हो, स्विच ऑन करते के साथ ही इलेक्ट्रिसिटी आती है। इलेक्ट्रिसिटी आती है तो भैया क्या होता है? इसके मोटर में जाके मैग्नेटिक फील्ड आती है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल होती है तो उसके ऊपर क्या लगता है? टॉर्क लगता है। आगे आप पढ़ोगे, ठीक है? यानी बाहर से एजेंसी आई जिसने इस पंखे की स्टेट को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। ठीक है भैया? तो ध्यान रखना, जो रोटेशन मोशन में चेंज को अपोज करे उसको हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। जो लीनियर मोशन में चेंज को अपोज करे उसे हम इनर्शिया कहते हैं। और इनर्शिया डिपेंड करता है मात्र मास पर, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है दो दो चीज पर। आगे आपको पता लगेगा, ठीक है? यहां लिखा हुआ है, कह रहा था movement of inertia of rigid body about a fixed axis is defined as the sum of product of mass of the particle and, देखिए ये सुन लीजिए, ये भी सुन लीजिए। कह रहा भैया मान लीजिए ऑब्जर्वेशन, इसका फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम, ठीक है? जर्नल फॉर्मूला ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। एम वाई, एम वाई का जनरल फॉर्मूला निकाल के, तो ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर डिस्टेंस पर एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है? एम है। ये घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है? तो ये कह रहा है, आपने देखा भी है कि कभी आपने ऑब्जर्व करना, ठीक है, कि बड़ा पंखा देखा आपने? बड़ा पंखा,
बड़े पंखे का स्विच ऑफ कर दूं, ठीक है, यानी टॉर्क आपने हटा दिया, तो आप देखोगे वो पंखा काफी देर बाद घूमता घूमता जाके रुकता है, यानी वो अपनी मोशन वाली स्टेट को बहुत देर तक मेंटेन रख रहा है ना। छोटा पंखा देखा, स्विच ऑफ करोगे घर में धीरे से बंद हो जाएगा। क्या डिफरेंस है? क्या उसकी पंखड़ी जाम है, उसकी पंखड़ी जाम नहीं है? नहीं, दोनों में से किसी की पंखड़ी जाम नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि बड़े वाले पंखे का साइज ज्यादा बड़ा था, इसलिए वो अपनी स्टेट को बहुत देर तक मेंटेन रख पाया। छोटे वाले पंखे का साइज कम था, इसलिए उसने अपनी जल्द स्टेट को जल्दी से क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ये भैया मोशन में था, जैसे ही मैंने पंखे को बंद किया तो अंदर का, आपको पता भैया पंखे की बैरिंग की वजह से थोड़ा बहुत फ्रिक्शन लगता है, वो धीरे धीरे स्पीड को क्या करते हैं, कम करके रोक देते हैं। ऐसी बड़े पंखे में भी था, लेकिन बड़े पंखे में क्या था कि वो बहुत देर तक उस फ्रिक्शन के अगेंस्ट में भी काम करता रहा और अपने आप को मोशन में रख पाया। लेकिन छोटे पंखे में क्या था कि उतना ही फ्रिक्शन था, चाहे उससे कम ही फ्रिक्शन क्यों ना हो, लेकिन वो उस फ्रिक्शन के अगेंस्ट में बहुत देर तक काम नहीं कर पाया और वो रुक गया। तो इसका मतलब बड़ी चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ज्यादा होता है, वो बहुत देर तक अपने आपको ऐसी, देखो जब आप स्टार्ट करोगे पंखा, चाहे बड़ा पंखा और छोटा पंखा, तो बड़े पंखे को स्टार्ट करोगे धीरे धीरे रफ्तार को पकड़ता है, और छोटा पंखा एकदम से तेज से रफ्तार पकड़ लेगा। क्यों, क्या हुआ? क्यों? क्योंकि बड़ा वाला पंखा का इनर्शिया क्या था, ज्यादा था, वो चाहेगा कि मैं रेस्ट में ही रहूं, इसीलिए टॉर्क लगने के बावजूद भी बड़ी मुश्किल से चलता रहा है, ठीक है, और धीरे धीरे भैया रफ्तार पकड़ता है। लेकिन छोटे पंखे का इनर्शिया क्या था, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम था, उसने जैसी मोटर चालू हुई वैसी क्या हुआ, टॉर्क वगैरह चालू हुआ वैसी क्या हुआ, हटाक धीरे से क्या हुआ, रफ्तार पकड़ ली। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि मैं साइज को इसको ये छोटा कर दूं तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ। आपने कभी लंगर घुमाया है? लंगर जो होता है, रबड़ वाली बॉल घुमाई, रबड़ वाली जब वो तेज रफ्तार होती है उसकी, तो रबड़ काफी दूर तक होती है और काफी घूमता है, लेकिन जैसी वो रबड़ के अंदर स्ट्रेचिंग कम होती है, पास आता है, तो उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी कम चीज की स्पीड क्या होती है, जो छोटी चीज होती है उसकी स्पीड क्या होती है, बहुत तेज होती है। अगर आप सेम फोर्स लगाओ बड़े पंखे पे, सेम फोर्स लगाओ छोटे पंखे पे, तो आप देखो छोटा पंखा बड़ी तेजी से घूमेगा, लेकिन वो जल्दी से रुकेगा भी, क्योंकि उसका इनर्शिया क्या है, कम है। लेकिन बड़े पंखे के साथ ऐसा नहीं होता कि वो फोर्स लगाओगे तो बड़ी धीमे घूमेगा, लेकिन देर तक घूमेगा, यानी उसका इनर्शिया क्या है, ज्यादा है, ना तो जल्दी से घूमना चाहेगा ना जल्दी से रुकना चाहेगा। और छोटा बंदा जल्दी से घूमने भी लगता है और जल्दी से रुक भी जाता है। यानी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एम वाई। किस पे डिपेंड कर रहा है, साइज पर। किस पे डिपेंड कर रहा है, साइज के स्क्वायर पर। जितनी दूरी होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस मास की, या उसका जितना बड़ा साइज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका एम वाई होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर है कि जो एम वाई है यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, वो मास पे भी डिपेंड करता है। आपने देखा होगा जो जनरेटर वगैरह होते हैं उसमें बहुत भारी सी चक्री लगी होती है, गोल सी, देखिए, उसे फ्लाई व्हील कहते हैं, ठीक है, फिजिक्स में फ्लाई व्हील कहते हैं। काफी मोटी, अब जूस वाली मशीन देखी है जो चलती है, उसमें जनरेटर लगा होता है, जनरेटर के बीच में एक भारी सा, काफी भारी सा वो रखते हैं, गोल सा पहिया होता है उसको, कोई आपको लग रहा होगा क्यों लगा के रखते हैं, कई बच्चे ऐसे सोचते हैं क्यों लगा रहता है, तो इसीलिए लगा रहता है क्योंकि भारी होने की वजह से क्या होता है, वो बहुत देर तक क्या करता है, जनरेटर को मोशन में रख पाता है। यानी वजन बढ़ाने से चीजों का इनर्शिया क्या होता है, बढ़ जाता है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, बढ़ ही जाएगा, ठीक है। वैसे भी देखो, आप एक लंगड़ लो, लंगड़ में भारी पत्थर बांधो, लंगड़ में छोटा पत्थर बांधो, दोनों लंगड़ को घुमाओ, आप देखोगे छोटा वाला जल्दी से मोशन में भी आ जाएगा और जल्दी से रुक भी जाएगा, लेकिन भारी वाला जल्दी से ना तो मोशन में आएगा और ना ही जल्दी से रुकेगा, यानी मास पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इन दोनों को कंबाइन कीजिए, ये सेकंड इक्वेशन है। ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो एम वाई इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या आएगा भैया आपका, एम आर स्क्वायर। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो एम वाई क्या हो गया, एम आर स्क्वायर। अच्छा, ये एम वाई हो गया, हम एम वाई को आई से भी लिखते हैं, एम वाई को हम आई से भी लिखते हैं, किससे लिखते हैं, आई से। तो लिख सकते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू में मास इनटू में आर, वही लिखा हुआ है यहाँ पर। कह रहा है कि भैया अगर आप किसी भी बॉडी का, रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो एक्सिस से, तो क्या होगा भैया, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, देखिए क्लियर,
डिफाइंड एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द, अच्छा ये ऐसा बोल रहा है कि आपको उस बॉडी का कुल मास निकालना है। सब मतलब तो भैया एक बॉडी होती है उसके अंदर बहुत सारे मास होते हैं, तो यदि आप उस बॉडी का कुल मास निकालना चाहते हो तो जितने जितने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं सबका मास निकाल करके क्या करो, ऐड कर दो, ये आएगा टोटल मास। क्या आएगा? और इनटू में एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस मास की दूरी, इनटू में एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो मास है जिसका मैंने मास का जिक्र कर रहा हूं, जिस मास का, ठीक है भैया। और ये क्या है उसकी भैया दूरी, ये किससे? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो कह रहा है भैया इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ द, ठीक है भैया, बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। उस मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। समझ गए भैया? तो वही कह रहा है कि जो एमओआई होता है वो बॉडी के कुल मास, बॉडी के कुल मास और उस मास की एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो दूरी होती है उसको स्क्वायर के प्रोडक्ट के क्या आता है? बराबर आता है। अगर मैं बात करूं इसकी एसआई यूनिट की, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मास की क्या होती है? किलोग्राम, और रेडियस की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। अच्छा, कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है, तो इसका मतलब ऐड करते वक्त आपको डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। और डायमेंशन क्या होगा इसका? तो एम एल स्क्वायर इसका क्या होगा? डायमेंशन होगा। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बता दिया भैया कि बड़े पंखे का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ज्यादा होता है, ना तो जल्दी से वो रोटेट करेगा ना जल्दी से वो रुकेगा। छोटे पंखे का मास और साइज, मास और साइज दोनों कम होता है, इसलिए क्या होता है? वो जल्दी से चल भी जाता है और जल्दी से रुक भी जाता है, इसको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ठीक है भैया, अब आपने देखा पवन चक्की देखी है, विंड मिल, बहुत बड़ी बनाई जाती है, यही रीजन होता है, क्योंकि एक बार जब उसकी पंखड़ी मोशन में आ जाएगी ना तो काफी देर तक क्या होगी? घूमती रहेगी, उससे वजह से क्या होगा? आपकी छोटी मोटी पंखड़ी होगी तो जल्दी से घूमने भी लगेगी, जल्दी से रुक भी जाएगी, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जनरेट नहीं हो पाती। ठीक है, तो हम विंड मिल का साइज क्या होता है? बहुत बड़ा रखते हैं, आपको तो बहुत बड़ा होता है विंड मिल का साइज। अगर आप एक्चुअल में देखने आओगे ना तो विंड मिल का साइज इतना बड़ा होता है कि यहाँ पे आसपास आपकी बिल्डिंग नहीं होगी इतनी बड़ी, इतना हैवी होता है। उसकी एक एक पंखड़ी को ले आने के लिए 3-3 4-4 ट्रक लगते हैं। समझ गए? तो ये ध्यान रखना, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसको अपोज करता है? रोटेशन मोशन में चेंज को। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी बॉडी ना तो जल्दी घूमना स्टार्ट करेगी ना जल्दी रुकेगी। समझ गया? छोटे पंखे के साथ छोटा मास छोटा साइज, इसलिए उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? कम होता है, जल्दी से घूमना भी स्टार्ट कर देता है, जल्दी से रुक भी जाता है। बड़ा दरवाजा दिखा है, लोहे का दरवाजा जो मेन गेट में लगता है, उसको एक बार छेड़ दो, वो स्लोली घूमेगा लेकिन बहुत देर तक घूमेगा। छोटा दरवाजा देखा है, करो कर घूम जाएगा जल्दी से, रुक भी जाएगा जल्दी से। क्यों? क्योंकि छोटे दरवाजे का इनर्शिया क्या है? कम है, वो जल्दी से मोशन में भी आता है, रोटेशन मोशन में, जल्दी से रुक भी जाता है। बड़े दरवाजे का मास ज्यादा है, साथ साथ में उसका साइज भी बड़ा है। तो मूवमेंट इनर्शिया दो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो मास पर, दूसरा उसके साइज पर। साइज क्या मतलब? एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसकी मास की दूरी कितनी है। समझ गए? कहां तक फैला हुआ है उसका मास, या कितनी दूर है उसका मास। ठीक है, आगे बढ़े। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कह रहा भैया, अभी आपको बता दिया मैंने, क्या बता दिया? कि इनर्शिया करता क्या है? नॉर्मल इनर्शिया लीनियर मोशन में चेंज को अपोज करता है। बॉडी रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, खुद चल नहीं सकती। बॉडी चल रही है तो खुद रुक नहीं सकती। बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती, इसको इनर्शिया कहते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है भैया? बिल्कुल वही काम करता है, एक तरह से रेजिस्टेंस ऑफर करता है, रुकी बॉडी को जल्दी से घूमने नहीं देता और घूमती बॉडी को जल्दी से और रुक नहीं देता। यही है इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस। क्या कह रहा है भैया? कह रहा है मास ऑफ बॉडी रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ लीनियर मोशन। हम जानते हैं भैया कि जो मास होता है यानी इनर्शिया होता है, बॉडी की लीनियर मोशन में चेंज को क्या करता है? अपोज करता है। ठीक है, रेजिस्ट करता है, अपोज करता है। इट इज अ मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ लीनियर मोशन। ठीक है भैया, तो अगर वो ज्यादा अपोज करेगा तो उसका इनर्शिया क्या है? ज्यादा है। कम अपोज करेगा तो उसका इनर्शिया क्या है? कम है। और हम जानते हैं नॉर्मल इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। ट्रक का मास काफी ज्यादा होता है, इसलिए ना तो जल्दी से चल पाता है वो और ना जल्दी से रुक पाता है।
ब्रेक लगाते लगाते भी 4-5 फुट चला जाता है वो। ट्रक के आगे कोई बंदा आगे तो बचता क्यों नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि ब्रेक लगाते लगाते भी क्या करेगा, ठोक देगा उसे, पेल देगा उसे, समझ गए? लेकिन बाइक वाइक के आगे कोई आ जाए तो जल्दी से बाइक का मास कम होता है, घर रजनी सी ब्रेक मारी, साइकिल के आगे जाए तो भैया वैसे कोई एक्सीडेंट बना तो मास उसका ज्यादा होता है और जल्दी से क्या होता है, रुक भी जाता है। इसी प्रकार से यदि कोई बॉडी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी काम करता है, क्या कर रहा है, इसी प्रकार से बिल्कुल काम किसका होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये भी क्या करता है, रोटेशन मोशन में चेंज को अपोज करता है। कह रहा है इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ग्रेटर द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, ग्रेटर द टॉर्क रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रोटेशन मोशन। कह रहे जैसे इनर्शिया ज्यादा होता है तो इनर्शिया चेंज करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स की आवश्यकता होती है, बिल्कुल वैसे ही अगर किसी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो रोटेशन मोशन में चेंज को करने के लिए आपको ज्यादा टॉर्क की आवश्यकता पड़ेगी। एक बड़े पंखे को, बहुत बड़ा पंखा है ठीक है, उसके रोकना है, रोक पाएगा क्या भैया, रुकता भी नहीं है पंखा, बड़ा वाला पंखा तो उसके लिए आपको ज्यादा टॉर्क ऑफर करना पड़ेगा। और उसको चलाने के लिए भी आपको, छोटा पंखा होगा जल्दी से हाथ से रुक भी जाएगा और चलाने के लिए ज्यादा टॉर्क की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, समझ गए? वही लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है ग्रेटर द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया of greater is the torque required to change its state of rotation motion. Thus, movement of inertia of body can be regarded as the measure of rotation motion inertia of body. ठीक है भैया, वही कह रहा है, रोटेशनल इनर्शिया को मेजर करता है। अगर आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो उसका मतलब उसका रोटेशनल इनर्शिया ज्यादा है, वो बहुत देर तक मोशन में भी रहेगी और बहुत जल्दी से रोटेशन मोशन में भी नहीं आएगी, समझ गए? जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, जल्दी से ना तो घूमना चालू करेगी और ना जल्दी से वो रुकेगी। ये भैया यही लिखा हुआ है, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी प्ले द सेम रोल इन द रोटेशन मोशन। बिल्कुल वैसे ही प्ले करता है जैसे लीनियर मोशन में आपका क्या करता है, इनर्शिया करता है। लीनियर मोशन में जैसे वो चेंज को अपोज करता है, वैसे ये रोटेशन मोशन में चेंज को अपोज करता है। मतलब दोनों सेम ही है, लेकिन हाँ वो केवल मास पे डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, मास और साइज दोनों पर डिपेंड करता है। ठीक है भैया, दैट्स व्हाई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास इन लीनियर मोशन। एनालॉग का मतलब होता है बिल्कुल सेम, वैसा ही काम करना। जैसे इनर्शिया काम करता है लीनियर मोशन में, वैसे ही रोटेशन मोशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहता है। तो इसलिए इनर्शिया और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक दूसरे के एनालॉग है। एनालॉग मतलब सेम वर्किंग वाले, समझ गए? चलो आगे बढ़ते भैया। अब देखिए कौन कौन से फैक्टर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे अपना इन्फ्लुएंस दिखाते हैं। ठीक है, फैक्टर ऑन विच द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स, तो आपको बता दिया क्या है भैया, बॉडी का मास, साइज कैसा है, चलो बताओ एक बार बताओ। एक रॉड है वो इतनी बड़ी है और एक बॉडी है वो इस तरीके से, किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, इस लैग पीस का या इस रॉड का? एक्सिस ऑफ रोटेशन दोनों का ही है। तो भैया ध्यान में रखना कि इस रॉड का मास हर जगह पे सेम है, लेकिन इस लैग पीस का मास यहां पर ज्यादा है, न्यू फॉर्म में ज्यादा मास ज्यादा डिस्टेंस पर है। तो जब आपका ज्यादा मास ज्यादा डिस्टेंस पर होगा तो उसका रोटेशनल इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब मास ही, आप देखो ये है, ये बॉडी, अब मैं इसको ऐसे घुमा दूं, यहां से घुमाऊं, पहले तो यहां से घुमा था ना, तो इनर्शिया ज्यादा था इसी बॉडी का, लेकिन जब मैं यहां से घुमा दूंगा तो इसी बॉडी का इनर्शिया क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा मास पास में और कम मास क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर में है। तो ध्यान रखना कि आप देखोगे पहली बॉडी का मास डिपेंड कर रहा है, दूसरा देखोगे उसका साइज डिपेंड कर रहा है, तीसरा देखोगे कि ज्यादा मास कहां पर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में होगा तो उसका इनर्शिया कम होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और अगर ज्यादा मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। कम, ज्यादा मास अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में है, जैसे मैंने ये बॉडी बना दी, अगर आप यहां से घुमाओगे इस बॉडी को तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा मास क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है। लेकिन अगर आप यहां से घुमाओगे इस बॉडी को तो आपको पता है कम मास एक्सिस रोटेशन से दूर है, लेकिन ज्यादा मास क्या है पास में, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब आपको ये देखना कि पहले पहले पहला क्या देखना है, बॉडी का साइज कितना बड़ा है, ज्यादा होगा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, दूसरा उसका मास कितना है, ज्यादा होगा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। लेकिन तीसरे केस में आपको ये देखना है कि एक्चुअल में मास जो है
वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूर पर है और कितना मास कितनी दूर पर है। ज्यादा मास ज्यादा दूर होगा तो इसका मतलब क्या है भैया, उसका मूवमेंट चाहिए ज्यादा होगा, और कम मास ज्यादा मास पास में ही होगा तो उसका मूवमेंट चाहिएगा कम हो जाएगा। तो हमने देखा भैया किस पर डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द बॉडी, दूसरा साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। वही कह रहा है कि मास डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ है, अगर सारा मास हर जगह पे इक्वल है तो उसका अलग इनर्शिया होगा, अगर मास अनइक्वल है, पास में ज्यादा है दूर कम है, तो इनर्शिया उसका कम होगा, ठीक है। लेकिन अगर पास में कम है और दूर ज्यादा है तो उसका इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और वही लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ द, अगर मान लो एक बॉडी है, आप नॉर्मल बॉडी है, ठीक है, आप ये बॉडी है, आप इसको पहले यहां से घुमाओ, फिर यहां से घुमाओ, फिर यहां से घुमाओ, तो आप देखोगे इस केस में जब आप सबसे दूर रहोगे सबसे कम इनर्शिया इस केस में होगा, सबसे ज्यादा इनर्शिया क्या होगा, इस केस में होगा। तो आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है कि आप कहां से बॉडी को रोटेट करा रहे हो। तो इनर्शिया किसके पर डिपेंड कर रहा है, मास पर, दूसरा साइज पर, तीसरा ठीक है मास कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पर डिपेंड कर रहा है, तीसरा आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन की लोकेशन क्या है, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको बता देता हूं, जैसे ये है तो इस बॉडी का मास क्या है कम है और इस बॉडी का मास क्या ज्यादा है, तो इनमें से इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, I1 या I2, तो I2 I1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। बॉडी की शेप, दोनों का मास सेम है लेकिन एक बॉडी की शेप ऐसी है, इसका मास भी है, और एक बॉडी की शेप क्या है, ऐसी है, इसका मास है। आप इसको ऐसे घुमाओ, इसको ऐसे घुमाओ, किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, तो इसका इनर्शिया I1 है, इसका इनर्शिया क्या है, I2 है। तो इस केस में I1 क्या होगा, I2 से ज्यादा होगा, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा मास दूर दूर तक फैला हुआ है, ठीक है। तीसरे केस में मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो एक बार मास इस तरीके से फैला हुआ है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और एक बार एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास इस तरीके से फैला हुआ है, ठीक है। और आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये क्या है, I1 है, और ये क्या है, I2 है, किसका ये होगा, I1 ही ज्यादा होगा, ठीक है। तीसरे केस में क्या है भैया, आप किसी बॉडी को अलग अलग एक्सिस से घुमा रहे हो, मान लीजिए आपने पहले ऐसे घुमाया, फिर ऐसे घुमाया, और फिर इसी बॉडी को ऐसे घुमाया, यहाँ पर I3 आ रहा है, यहाँ पर I2 आ रहा है, यहाँ पर I1 आ रहा है, सबसे ज्यादा क्या होगा, I3, फिर इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है भैया। ये सारे तो मीनिंग बता दिया मैंने। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एमओआई की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, पहली क्या भैया, पहला हैवी फ्लाई व्हील। देखिए आपने देखा ना जनरेटर में जो फ्लाई व्हील की बात की मैंने, उसकी बात कर रहा हूं। एक हैवी फ्लाई व्हील जो होता है वो बहुत देर तक इंजन को क्या करता है, मोशन में रख पाता है। आपने देखा ट्रेन बहुत देर तक चलती रहती है, रीजन क्या भैया, उसका मास ज्यादा भैया, इनर्शिया ज्यादा होगा, वो जल्दी से रुक नहीं पाएगी भैया, और ट्रेन बहुत स्लोली रोटेट करना चलना चालू करती है, क्यों, क्योंकि उसका मास ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा, जल्दी से मोशन में भी नहीं आएगी। तो वही कह रहा है कि a heavy fly wheel called ठीक है, wheel called fly wheel is attached to the shaft of जनरेटर या इंजन ले लो, ठीक है, मोबाइल, ताकि भैया बहुत देर तक ज्यादा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आए और वो बॉडी ना तो सडन स्टार्ट हो और ना ही जल्दी से अपनी स्पीड को क्या करे भैया, कम कर पाए। समझ गए, जनरेटर में जूस निकालने वाला जो गाड़ी नहीं चलाता, डक 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 कर डक 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 चलती रहती है, उसमें जनरेटर लगा होता है, तो जनरेटर के साइड में ही एक साफ्ट गोल रॉड होती है जो घूमती रहती है, उसी रॉड में बीच में देखो तो एक फ्लाई व्हील मोटा सा, उसका वजन कम से कम 100 किलो होता है, वो लगा होता है। क्यों लगाते, पागल थोड़ी ना भाई, लगाने का पर्पस है ताकि इंजन बहुत देर तक क्या करे, क्योंकि आप जब उसमें कोई चीज चलती है, प्ले होती है, तो भैया वो जल्दी से उससे अटैच होने की वजह से दूसरी, जब हम बॉडी को इंजन को अटैच करते हैं किसी और गाड़ी से, तो वो भी तो उसको भी तो चलाएगा। इसके लिए क्या होगा, जैसे उससे कांटेक्ट में आएगा, अगर मान लो वो रॉड नहीं लगी होगी ना, तुरंत इंजन रुक जाएगा, क्योंकि उसका इनर्शिया क्या है, कम है। लेकिन फ्लाई व्हील लगाने की वजह से वो किसी के साथ अगर अटैच भी है तो वो क्या होगा, घूमता रहेगा, तो उसको भी अपने साथ प्ले कर देगा। समझ गया, जूस वाली मशीन में देख लेना तो आप देखोगे ऐसे आता है। दूसरा कह रहा है भैया, अगला कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है, कह रहा है भैया इन बाईसाइकिल, ठीक है, बल्क लॉक कार्ट एक्सेट्रा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज बाय द concentrating most of the mass of the rim of the
व्हील एंड कनेक्टिंग द रिम टू द एक्सल, ठीक है, स्पॉन्स। देखिए पता क्या कह रहा है, कह रहा है जो आपके साइकिल के पहिए होते हैं ना, साइकिल के पहिए में जो रिम लगी होती है, आप बताओ कहाँ मास होता है उसका ज्यादा, एक्सिस पे या किनारे किनारे? एक्सिस पे कहां से मास ज्यादा होता है भाई? किनारे, रिम पे होता है सारा मास लगभग, ठीक है। एक पहिए का सारा मास कहां पे होता है? रिम पे। और सेंट जहां से वो अटैच होता है वो कहां से घूमता है? वो रॉड लगी होती है, वही रॉड क्या कहलाता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर अगर सारा मास बीच में ही रख देंगे, कहीं पे रख देंगे, तो इनर्शिया ज्यादा ज्यादा नहीं होगा, और साइकिल क्या होगी, ऊंचाई पे चढ़ते चढ़ते क्या होगी, जल्दी से रुक जाएगी, ठीक है, जल्दी से अपनी स्टेट को चेंज कर लेगी, क्योंकि इनर्शिया क्या रहेगा, कम रहेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, सारा मास क्या करते हैं, लगभग व्हील के जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है उससे मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखने का प्रयास करते हैं, ताकि क्या हो भैया, साइकिल वगैरह ऊबड़ खाबड़ में चलाओ तो जल्दी से ना रुके, समझ गए? तो ये ध्यान रखना, ये सारे इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। अब लिखाते भैया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, मूवमेंट एम वाई ऑफ बॉडी, छोटा सा टॉपिक है, हो जाएगा। किसी बॉडी का एम वाई निकालना, एम ओ आई, ये एक बॉडी है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अच्छा आपको बता दूं, रोटेशन मोशन में जो जितना एंगल ये बॉडी रोटेट करेगी उतना ही एंगल हर पार्टिकल रोटेट कर जाएगा, ठीक है। हर पार्टिकल की एंगुलर स्पीड और इस बॉडी की एंगुलर स्पीड क्या होती है, सेम होती है। हर पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन और इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो भैया एक पार्टिकल है m1, उसकी दूरी क्या है r1, दूसरा पार्टिकल है m2, उसकी दूरी क्या है r से, एक पार्टिकल है m2, उसकी दूरी क्या है r2, एक पार्टिकल है mn, इसकी दूरी क्या है rn। तो इस बॉडी का कुल इनर्शिया क्या होगा, पहले पार्टिकल का इनर्शिया प्लस दूसरे पार्टिकल का इनर्शिया डॉट 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 nवे पार्टिकल, पहले पार्टिकल इनर्शिया क्या होगा m1 r1 स्क्वायर, दूसरे पार्टिकल का m2 डॉट 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 mn rn स्क्वायर। मतलब आपको किसी बॉडी का इनर्शिया निकालना है, टोटल इनर्शिया, तो आप क्या करोगे भैया, सारे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दोगे। m क्या है, मास, और r क्या है, उस पार्टिकल की एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी। तो ये भैया ये हो गया शायद कल की क्लास या परसों की क्लास, लास्ट क्लास हो इस चैप्टर की, ठीक है भैया, फिनिश हो जाएगा चैप्टर, ठीक है भैया। उसके बाद में 4th चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। चलो भैया मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद जय भारत।